हाय एवरीवन। एक टैक्स डिमांड जो पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे जीएसटी टैक्स पेयर्स फेस कर रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वो ये है कि जब वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करने में डिलेस करते हैं तो ऐसे केस के अंदर डिपार्टमेंट की तरफ से उनसे लेट फीस तो जो चार्ज की जा रही है वो तो की जा रही है, साथ के साथ पेनल्टी की भी उनसे डिमांड की जा रही है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि जो अपने रिटर्न लेट फाइल कर रहे थे उसी वक्त वो अपनी लेट फीस पे कर चुके होते हैं, लेकिन बाद में उनके पास किसी नोटिस के थ्रू या ऑडिट के थ्रू उनसे जो पेनल्टी भी वहां पे डिमांड की जाती है। या फिर ऐसा केस हो सकता है कि वो रिटर्न फाइल करते वक्त लेट फीस उन्होंने उस वक्त पे नहीं की और बाद में कोई नोटिस या ऑडिट के थ्रू उनसे बोथ लेट फीस और पेनल्टी की डिमांड की जाती है। अब पेनल्टी कहां पे मांगता है डिपार्टमेंट? पेनल्टी डिपार्टमेंट सेक्शन 125 की पावर को यूज करते हुए यहां पे मांगता है और डिपार्टमेंट बोलता है यहां पे जनरल पेनल्टी के प्रोविजंस हम लगा रहे हैं कि यहां पे पेनल्टी के प्रोविजंस और कहीं नहीं दिए हुए एक्ट में। तो जो जनरल पेनल्टी है 25,000 प्लस 25,000, जो मैक्सिमम 50,000 की पेनल्टी की यहां पे बात की जाती है सेक्शन 125 में, वो यहां पे डिपार्टमेंट लगाने की बात करता है। बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखा जा रहा है कि इवन एक एक दो दिन के डिलेस के लिए डायरेक्टली जो मैक्सिमम पेनल्टी है 25 प्लस 25 50,000 की जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो यहाँ पे टैक्स पेयर्स के ऊपर लगा दी जा रही है। तो अगर आपको सिर्फ यही चीज़ कंटेंट करनी है कि पेनल्टी ज़्यादा है 50,000 लग गई, वो 50,000 पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, कम पेनल्टी लगनी चाहिए, तो उसके लिए तो आप एक्ट की हेल्प ले सकते हैं कि जो पेनल्टी आपकी लगाई जाएगी वो रीजनेबल बेसिस पे लगाई जाएगी, डायरेक्टली मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाई जा सकती। लेकिन आज हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या लेट फीस और पेनल्टी दोनों एक साथ लेवी की जा सकती है अगर कोई टैक्स पेयर अपने रिटर्न फाइल करने के अंदर डिलेस करता है? तो इसी पूरी चीज को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन की स्टार्टिंग जो एक रीसेंट जजमेंट ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया है, जो टैक्स पेयर के फेवर में आया है कि अगर रिटर्न लेट फाइल हो रही है तो दोनों चीजें लेट फीस और पेनल्टी एक साथ लेवी नहीं की जा सकती, उससे शुरू करते हैं। और इस जजमेंट के डिस्कशन के बाद मैं आपको इस पूरे मैटर पे अपने व्यूज बताऊंगा कि क्या मैं ऑनरेबल कोर्ट के इस जजमेंट से एग्री करता हूं या यहाँ पे और क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, या इस पूरे मैटर के ऊपर मेरा क्या टेक है। तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जजमेंट ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया है और ये केस है टीवीएल जेनसन्स कास्टर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। तो इस जजमेंट के जो रेलिवेंट पैराग्राफ्स हैं उन्हें हम समझते हैं। तो प्रेजेंट केस में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर है उसने जो सेक्शन 44 की रिटर्न है उसे फाइल करने में डिले कर दिए। सेक्शन 44 की रिटर्न जो आपकी एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हैं उसे फाइल करने में डिले कर दिए। तो क्या इसका जो जजमेंट का प्रिंसिपल है, जो भी यहाँ से बातें निकल के आ रही है, क्या वो लिमिटेड होगी एनुअल रिटर्न के लिए? नहीं, वो एनुअल रिटर्न तक लिमिटेड नहीं होगी। आपकी जो भी जीएसटी की रिटर्न है वहां पे ये सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, वहां पे भी आप इस सेम जजमेंट का बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अंदर जो बातें लिखी है उसका आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो टैक्स पेयर ने जो सेक्शन 44 की रिटर्न थी उसे फाइल करने में यहाँ पे डिले कर दी है। तो जब यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिले हुए तो जो एनुअल रिटर्न की लेट फीस की बात करता है वो आपका जो सेक्शन 47 है उसका सबसेक्शन 2 यहाँ पे बात करता है। तो जो आपका सेक्शन 47 है उसका जो सबसेक्शन 1 है वो तो बेसिकली आपकी जो सेक्शन 37, 38, 39, 45 जो आपकी GSTR 1(3)B जैसी रिटर्न्स होगी उनके अंदर अगर लेट फीस आपकी क्या लगेगी, किस तरह से लगेगी, उसके बारे में बात करता है। और जो आपका 47 का सबसेक्शन 2 है वो बेसिकली आपकी एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग बात करता है। जो सेक्शन 44 की रिटर्न है उसके रिगार्डिंग बात करता है कि वहां पे आपकी लेट फीस किस तरह से लगेगी। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि सेक्शन 47(2) को पढ़ने से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर आप सेक्शन 44 की रिटर्न फाइल करने में डिले करते हो तो आपके ऊपर लेट फीस यहाँ पे लेवी की जाएगी सेक्शन 47(2) की अकॉर्डेंस के अंदर। तो यहाँ तक तो एज सच कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो इस प्रेजेंट केस के अंदर क्या हुआ कि जो रिस्पोंडेंट है, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने लेट फीस तो यहाँ पे इंपोज की उसके साथ एक पेनल्टी भी लगा दी सेक्शन 125 के अंदर। तो सेक्शन 125 के अंदर जनरल पेनल्टी है जो हमने बात की 25,000 प्लस 25,000 50,000, जो आपको और भी बहुत सारे आपके अपने केसेस के अंदर देखने को मिली होगी कि रिटर्न लेट फाइल करने पे चाहे 1 की, 3B की, 9 की लेट फाइलिंग होती है तो डिपार्टमेंट लेट फीस के साथ साथ यहाँ पे सेक्शन 125 की पेनल्टी भी लेवी कर रहा है। तो इसके बाद कोर्ट यहाँ पे जो सेक्शन 125 है, जो जनरल पेनल्टी का सेक्शन है, उसे यहाँ पे डिस्कस करती है। तो आपको इस सेक्शन 125 के अंदर यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है इस एक्ट के कोई भी रूल्स का, प्रोविजंस का, तो ऐसे के अंदर अगर कहीं पे भी कोई भी पेनल्टी सेपरेटली प्रिस्क्राइब नहीं की गई एक्ट में, अगर इस एक्ट में कहीं पे भी और कोई और पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं की गई तो उन्हीं केसेस के अंदर सेक्शन 125 इन्वोक होगा। आपको यह चीज ध्यान रखनी है, अगर कहीं और पे कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है तो सेक्शन 125 इन्वोक नहीं किया जा सकेगा। तो यही बात ऑनरेबल कोर्ट ने अपने इस जजमेंट के अंदर डाली कि ये सेक्शन रीड करने से ये बात पता लग रही है कि अगर कोई भी और पेनल्टी सेपरेटली नहीं दी गई इस एक्ट के अंदर तो ऐसे केस के अंदर जो जनरल पेनल्टी है सेक्शन 125 वाली वो यहाँ पे अप्लाई करेगी। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है जिसका आपको स्पेशल ध्यान देना होगा कि इन प्रेजेंट केस के अंदर जो पेनल्टी इंपोज की जा रही है वो इन फॉर्म ऑफ लेट फीस है जो सेक्शन 47 के अंदर दी गई है।
तो ऑनरेबल कोर्ट का ये मानना है कि जो लेट फीस यहाँ पे लेवी की जा रही है सेक्शन 47 के अंदर, वो इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी है। तो सेक्शन 47 के अंदर अगर लेट फीस लगा दी तो कोर्ट ने बोला भी वो भी एक तरह की पेनल्टी है, तो आप एक अलग से सेक्शन 125 के अंदर अलग से पेनल्टी 50,000 की नहीं लगाएंगे। देयरफॉर इस वजह से जो जनरल पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है 50,000 की, जो 25,000 प्लस 25,000 CGST प्लस SGST है, वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है और उसे सेट असाइड किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल कोर्ट में आपका जो ध्यान ले जाना चाहूंगा वो इस लाइन पे ले जाना चाहूंगा, जो बेसिस बना इस जजमेंट का, जिस बेसिस पे कोर्ट ने ये चीज डिसाइड की कि अलग से कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, वो बेसिस यहाँ पे ये चीज बनी है कि अगर लेट फीस लेवी कर दी गई सेक्शन 47 के अंदर, तो उस लेट फीस का नेचर क्या है, वो पेनल्टी के ही नेचर की है। तो कोर्ट ने ये मान लिया कि जो लेट फीस है उसका नेचर पेनल्टी का ही है, और इस बेसिस पे कोर्ट ने ये चीज डिसाइड की कि अलग से कोई भी पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या एक्चुअल में लेट फीस का नेचर एक पेनल्टी का होता है या फीस जो लेवी की जाती है। फॉर दैट मैटर कोई भी स्टैट्यूटरी फीस, सिर्फ लेट फीस नहीं, क्या उसका सही में नेचर कोई पेनल्टी का होता है या उसका नेचर कुछ अलग होता है। अगर वो पेनल्टी नहीं है तो ये जो रीजनिंग है जिसके बेसिस पे जजमेंट आए वो चीज स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए हम कुछ एक जजमेंट्स डिस्कस करते हैं जहां पे ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो फीस का नेचर होता है, स्टैट्यूटरी फीस का नेचर होता है, उनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन केस ऑफ रश्मिकांत कुंडलिया एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। तो ये केस बेसिकली जो आपका इनकम टैक्स का केस है, जहां पे आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। टीडीएस की रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हैं तो वहां पे भी आपको लेट फीस पे करनी होती है। तो उस लेट फीस का एग्जैक्टली नेचर क्या है, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बात कही है, उसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो इस जजमेंट में यहाँ पे पैराग्राफ 13 में कोर्ट ये बात नोट करती है कि एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है टैक्स काटने के लिए, टैक्स डिडक्ट करने के लिए, मतलब टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, वो रिक्वायर्ड होता है अपनी रिटर्न फर्निश करने के लिए पीरियोडिकली कैसे, वो क्वार्टरली अपनी रिटर्न फर्निश करने के लिए लाइबल होता है। मतलब जो टीडीएस काटता है वो क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न फिल करता है, जिसके अंदर डिटेल्स होती है कि उन्होंने कौन सा टीडीएस काटा, उसकी पेमेंट की या नहीं की, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल्स होती है। और वो कब तक करना होता है, उन्हें एक प्रिस्क्राइब ड्यू डेट तक करना होता है। तो कुछ यहाँ पे जीएसटी की रिटर्न्स की तरह ही है कि आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है, एक ड्यू डेट तक आपको जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी होती है। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट आगे बोलती है कि जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकर्स है, उन्होंने चीज का ध्यान किया, इस फैक्ट का ध्यान किया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिडक्टर जो टीडीएस काट रहे हैं, वो अपनी टीडीएस की रिटर्न टाइमली फर्निश नहीं करते। और इसकी वजह से क्या होता है, एडिशनल वर्क बर्डन आ जाता है जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर। और जो फॉल्ट किसका एक्चुअली में, जो डिडक्टर्स है उनका यहाँ पे फॉल्ट है, क्योंकि वो अपनी रिटर्न टाइमली फर्निश यहाँ पे नहीं कर रहे। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्हें जो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर फर्निश करनी होती है, जो स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट है उसके अंदर फर्निश करनी होती है, उसके अंदर वो टाइम लिमिट फर्निश नहीं करते। और इससे जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बर्डन आ जाता है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे होती है। इसकी वजह से इसको ध्यान में रखते हुए और इस चीज को कंपनसेट करते हुए, एडिशनल वर्क को कंपनसेट करने के लिए जो बर्डन एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है डिपार्टमेंट के ऊपर, उसको यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए एक फीस यहाँ पे लेवी की जा रही है। फीस यहाँ पे लेवी करने की बात की जा रही है, जो यहाँ पे सेक्शन 234E के अंदर लेवी की जाएगी। इसके बाद इस लाइन के ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देना है कि लुकिंग एट दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, अगर आप इस नजरिए से इस चीज को देखेंगे तो आप इस चीज को रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे कि जो यहाँ पे 234E के अंदर लेट फीस लेवी करने की बात की जा रही है, वो प्यूनिटिव इन नेचर नहीं है, वो एक पेनल्टी की तरह नहीं है, एक पनिशमेंट की तरह नहीं लगाई जा रही। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने बात की, जो हमने अभी जजमेंट देखा, उसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने बात की कि जो लेट फीस लेवी की जा रही है, जो सेक्शन 47(2) के अंदर लेट फीस लेवी की जा रही है, वो एक तरह की पेनल्टी है। तो उसके अगेंस्ट ये जजमेंट यहाँ पे बात कर रहा है, उससे डिफर कर रहा है जजमेंट कि वो प्यूनिटिव इन नेचर नहीं है। जो 234E के अंदर लेट फीस लेवी की जा रही है वो यहाँ पे पनिशमेंट की तरह नहीं है, बट वो एक फीस है, एक फिक्स चार्ज है, जो एक्स्ट्रा सर्विस यहाँ पे डिपार्टमेंट को देनी पड़ रही है, जो एक्स्ट्रा काम यहाँ पे डिपार्टमेंट को करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लेट फाइल कर रहे हैं अपनी टीडीएस स्टेटमेंट्स को। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे बात कही कि जो पर्सन डिडक्ट कर रहा है टैक्स, उसे अलाउ किया जा रहा है कि वो अपने टीडीएस के स्टेटमेंट्स ड्यू डेट के बाद, जो प्रिस्क्राइब टाइम एक्ट के अंदर दिया गया, उसके बियॉन्ड जाके वो अपने टीडीएस के स्टेटमेंट फाइल कर पा रहा है, और उसके लिए वो यहाँ पे फीस दे रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि लेट फाइलिंग की आपको फैसिलिटी दी जा रही है, आपको एक प्रिविलेज दिया जा रहा है, आपको एक स्पेशल सर्विस दी जा रही है। आपको जनरली ड्यू डेट तक अपने स्टेटमेंट्स फाइल करने होते हैं, रिटर्न्स फाइल करनी होती है, लेकिन आप उस डेट तक, उस टाइम तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सर्विस दी जा रही है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा स्पेशल सर्विस आपको दी जा रही है। तो उसके बदले में डिपार्टमेंट आपसे एक लेट फीस के नाम पे कुछ पैसा यहाँ पे चार्ज कर रहा है। तो ये कहीं से भी कोई पेनल्टी का नेचर नहीं है, ये डिपार्टमेंट आपको एक तरह से सर्विस
दे रहा है, एक्स्ट्रा सर्विस आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे दे रहा है, तो उसके बदले में डिपार्टमेंट आपसे पैसा ले रहा है लेट फीस के नाम का। और कोर्ट यहाँ पे बोलती है कि अदर वर्ड्स में इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो आप लेट फाइलिंग कर रहे हो उसे यहाँ पे रेगुलराइज किया जा रहा है, तो जो आपकी गलती है उसे एक तरह से सही किया जा रहा है डिपार्टमेंट यहाँ से आपकी लेट फीस लेते हुए। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट अपने इस व्यू को सपोर्ट करते हुए और भी जजमेंट्स के ऊपर रिलाई विद करता है, जिसे हम देखते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे बात करता है कि कैलकाटा हाई कोर्ट का एक दूसरा केस है जहाँ पे हावड़ा टैक्स पेयर्स एसोसिएशन का एक केस है जो अगेंस्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के। और ये केस तो अगर आप देखेंगे तो आपका बंगाल वैल्यू एडेड टैक्स का केस है, आपका इंडायरेक्ट टैक्सेशन का ये केस यहाँ पे है। तो यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ लेट फीस की यहाँ पे एग्जामिन किया गया कि आपकी वैलिडिटी सही है, आप लेट फीस इंपोज की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे जो लेट फीस का नेचर है उसे यहाँ पे एग्जामिन किया गया इस केस के अंदर, उसे भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट कहती है कि जब भी कोई स्टेट कोई टैक्स लेवी करती है तो वहाँ पे कोई भी क्विड प्रो क्रो की बात नहीं की जा सकती, समथिंग इन रिटर्न की बात वहाँ पे नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं डिपार्टमेंट को या मैं गवर्नमेंट को कोई टैक्स दे रहा हूँ तो उसके बदले में मेरे को डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट उसके बदले में क्या दे रहे हैं टैक्स का, तो वो बात यहाँ पे टैक्स के केस में नहीं होती। लेकिन जिस चीज का आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है वो ये कि जो क्विड प्रो क्यो का एलिमेंट है, समथिंग इन रिटर्न का जो एलिमेंट है कि आपको बदले में क्या मिल रहा है, वो एलिमेंट मस्ट है इंपोजिंग फीस का। अगर डिपार्टमेंट, अगर अथॉरिटीज आपके ऊपर कोई भी फीस लेवी कर रही है किसी भी स्टैट्यूट के अंदर, तो ऐसे के अंदर समथिंग इन रिटर्न का एलिमेंट यहाँ पे होना बहुत जरूरी है कि उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट तो आपके ऊपर लेट फीस लगा रहा है, उस लेट फीस के बदले आपको क्या मिल रहा है वो चीज़ यहाँ पे होनी जरूरी है। मतलब टैक्स के अंदर समथिंग इन रिटर्न की बात नहीं होती, लेकिन जो फीस लेवी की जाती है किसी भी स्टैट्यूट के अंदर उसके अंदर क्विड प्रो क्यो की बात की जा सकती है, समथिंग इन रिटर्न की बात यहाँ पे की जा सकती है। तो अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर जो लेट फीस लेवी की जा रही है वहां पे समथिंग इन रिटर्न क्या है, यहाँ पे क्या समथिंग इन रिटर्न आपको मिल रहा है, क्विड प्रो क्यो में आपको क्या मिल रहा है। तो एक डीलर जो लेट फीस यहाँ पे कर रहा है उसके बदले में उसे यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो जो उसकी इरेगुलर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है, जो ड्यू डेट्स के बाद वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, उसे यहाँ पे रेगुलराइज किया जा रहा है लेट फीस की पेमेंट के साथ। तो बेसिकली आप ये समझिए कि फीस का नेचर क्या होता है कि आप कोई पैसा दे रहे हैं डिपार्टमेंट को किसी सर्विस के बदले। आपने कोई फीस पे की, उसके बदले में आपको डिपार्टमेंट कोई सर्विस देगा। आपने कोई लेट फीस पे की, उसके बदले में डिपार्टमेंट आपको कोई सर्विस दे रहा है। आप लेट फीस पे कर रहे हैं, उसके बदले में डिपार्टमेंट आपको क्या सर्विस दे रहा है कि वो आपको ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करना अलाउ कर रहा है, आपको उसके बदले में जो आपकी इरेगुलर रिटर्न है उसे रेगुलराइज किया जा रहा है। तो इस तरह से फीस का नेचर एक कंपनसेटरी नेचर होता है कि समथिंग इन रिटर्न का यहाँ पे फीस का नेचर बताया जा रहा है। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे बात लिखती है जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट बोलती है जो आप लेट फीस पे करते हैं जिसकी वजह से आपकी इरेगुलर रिटर्न रेगुलराइज होती है, तो आप जो पेनल कॉन्सिक्वेंसेस सफर कर सकते थे, जो आपको पेनल कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने पड़ते थे, उससे आप बच सकते हैं। और उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ये एक स्पेशल सर्विस दे रहा है, आपको लेट फीस देते हुए ये स्पेशल सर्विस आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे दे रहा है। तो इस वजह से ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे बोलती है कि क्विड प्रो क्यो एग्जिस्ट करता है जब लेट फीस यहाँ पे डिपार्टमेंट लेवी कर रहा है। इसके बाद इसी मैटर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बहुत सारे जजमेंट आए हैं, जिसके अंदर एक मेन जजमेंट हम देखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया सोना चांदी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि फीस का नेचर क्या है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के ऊपर रिलाई विद किया कि यहाँ पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से केसेस यहाँ पे रिलाई विद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि फीस का नेचर क्या है। तो हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे चलते हैं। यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बात कही, फीस का नेचर क्या बताया ऑनरेबल कोर्ट ने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था क्विड प्रो क्यो का, मतलब फीस के बदले में कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था उसका जो पुराने समय से जो चलता आ रहा था, वो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। तो ऐसे के अंदर कोई भी जो रेगुलेटरी फीस की यहाँ पे बात की जा रही है, वो जहाँ तक कंसर्न्ड है, जो सर्विस रेंडर की जानी है वो यहाँ पे कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है। बस इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि जो फीस यहाँ पे चार्ज की जा रही है वो एक्सेसिव ना हो। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये भी बात कहती है कि सिर्फ कंपल्शन होने की वजह से या कोर्सिवनेस होने की वजह से उसे फीस मानने से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको लेट फीस तो पे करनी ही पड़ेगी अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है, और आपको रिटर्न फाइल करना तो मैंडेटरी है ही। तो सिर्फ इस वजह से कि आपके ऊपर कंपल्शन है, कोर्सिवनेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ उस वजह से उस फीस को फीस मानने से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली इस पूरे डिस्कशन से, चाहे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का केस हो, सुप्रीम कोर्ट के केस हो, उससे क्या चीज़ निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये चीज़ निकल के सामने आ रही है जो फीस लेवी की जाती है, जो स्टैट्यूटरी फीस लेवी की जाती है, चाहे उसे आप लेट फीस बोलिए, वो यहाँ पे पेनल्टी के नेचर की नहीं होती। वो यहाँ पे आपको कोई सर्विस के बदले कुछ पैसा मिलता है।
तो ऐसे के अंदर जो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट का केस हमने जीएसटी का देखा, उसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो बात बोली कि सेक्शन 47 के अंदर जो आपकी लेट फीस लेवी की जा रही है वो एक तरह से पेनल्टी के ही नेचर की है, जिसकी वजह से सेक्शन 125 की यहाँ पे पेनल्टी अलग से लगाने की बात नहीं की जा सकती। तो वो चीज़ इन सब केसेस को देखते हुए स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो अब एग्जैक्टली होगा क्या पेनल्टी और लेट फीस दोनों लेवी होगी? तो इसके लिए आपको बेसिकली ये चीज समझनी होगी कि जो लेट फीस आप पे कर रहे हैं उसके बदले आपको एग्जैक्टली सर्विस क्या मिल रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या उस सर्विस को इस एक्सटेंड तक लिमिट किया जा सकता है कि ये पैसा सिर्फ आपको ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी का ही है, इसके अलावा ये पैसा और किसी चीज का आप नहीं दे रहे, या इस चीज को इस लिमिट तक एक्सटेंड किया जा सकता है कि ये पैसा आपकी इरेगुलर रिटर्न को रेगुलराइज भी कर रहा है कि जो आपके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए थी उसे भी यहाँ पे नहीं लगने दे रहा। तो इसके लिए आपको इस चीज़ के ऊपर फाइट करने के लिए आपको जो डेफिनेटली जो जजमेंट आया ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट की तरफ से, जो हमने देखा हावड़ा टैक्स पेयर्स एसोसिएशन वाला जजमेंट जो हमने देखा, वहाँ पे कोर्ट ने ये बात बोली कि आपकी पेनल्टी को भी यहाँ पे एक कवर कर रहा है, तो उसको आपको यूज़ करना होगा। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि फीस से एग्जैक्टली आपको सर्विस क्या मिल रही है। तो इस चीज़ के ऊपर आगे आपको जीएसटी के अंदर लिटिगेशन देखने को मिल सकते हैं कि जो आप लेट फीस पे कर रहे हैं सेक्शन 47 की, उसके बदले आपको डिपार्टमेंट से मिल क्या रहा है, आपको क्विड प्रो क्यो डिपार्टमेंट आपको समथिंग इन रिटर्न क्या दे रहा है। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिटेल डिस्कशन के रिगार्डिंग पेनल्टी लेट फीस के रिगार्डिंग क्या दोनों लेवी किए जा सकते हैं और जो रीसेंट जजमेंट आया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का, उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। आप उस जजमेंट को भी डेफिनेटली यूज कीजिए अपने रिप्लाई के अंदर, और आप अगर उसका जहां तक बेनिफिट ले सकते हैं लीजिए। और आपको अगर ये ग्राउंड भी आप जरूर बनाइए कि जो आप फीस पे कर रहे हैं उसकी आपकी पेनल्टी भी रेगुलराइज हो रही है। तो इन सभी चीजों को एक साथ ध्यान रखते हुए आप अपना केस फाइट कीजिए। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। So finally, thanks for watching and stay tuned.